नमस्कार पाराशर, आप देख रहे हैं वीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं और किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जा सके, इसके लिए भी वो अलग अलग राज्यों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने वाराणसी में भी बैठक की है और डॉक्टर और स्टाफ जो है उनकी तारीफ की है। कहा है कि अब हमारे जो कदम है वो कोरोना की जंग को जीतने के लिए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आगे जो डॉक्टर हैं और आशा वर्कर हैं वो इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी लहर के जो अनुभव वाराणसी और पूर्वांचल के स्वास्थ्य कर्मियों के रहे हैं, इस बीमारी के निपटने के लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं, वो पूरे प्रदेश को मिलने चाहिए। पीएम ने कहा कि मैं सभी जनप्रतिनिधियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए संतोष प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयास अच्छे परिणाम लाएंगे और बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम सब इस लड़ाई को जीत जाएंगे। जब योगी सांसद थे तब बच्चों की जिंदगी को देख रेख पर फूट कर सांसद में रोए थे और वो बच्चों को बचाने के लिए उस वक्त की सरकार से कदम उठाने की मांग करते रहे। उनके चलाए अभियान से आज हम दिमागी बुखार से बचने में सफल हुए हैं। तीसरी लहर में बच्चों पर फिर से आफत आ सकती है, जिसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम एक अदृश्य और बहुरूपीय दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बढ़ते कोरोना केसों पर और जो अब ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रहा है इस पर चर्चा की है और 9 राज्य और केंद्र शासित जो राज्य हैं उन पर उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत की है और कैसे इस बीमारी से निपटा जा सके, इन परेशानियों से निपटा जा सके और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, इस पर चर्चा की है। उन्होंने 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र प्रशासित जो राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की और अधिकारियों के साथ बातचीत की है कि किस तरीके से हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएं और इस अदृश्य जो हमारे दुश्मन है, ये बीमारियां हैं, वायरस है, इनसे किस तरीके से निपटा जा सके। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। हालांकि पहले की तुलना में अब नए मामलों में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है। बैठक में हर्षवर्धन ने इन राज्यों में कोरोना और ब्लैक फंगस की ताजा स्थिति की जानकारी ली। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब देश में ब्लैक फंगस की दवा का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हर्षवर्धन ने हर राज्य से ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की सूची में डालने को कहा है। बैठक में हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस आने वाले समय में बच्चों पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। ब्लैक फंगस को लेकर इससे पहले एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें रेट्रोराइड कब देना है और इसके लिए सावधान रहना चाहिए। तीसरा, स्टेरॉयड की हल्की या मध्य डोज देनी चाहिए।
बात करेंगे फरीदाबाद की और आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना काल में लोग बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना काल है, दूसरी तरफ बीमारी, ब्लैक फंगस और साथ ही साथ भुखमरी भी है, बेरोजगारी भी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में एक दूसरे का हाथ बटाना एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो रहा है। एक ऐसी ही मिसाल फरीदाबाद में भी देखने को मिली जहाँ पर ये कहावत एकदम सटीक बैठती, साथ ही साथ निभाना एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। जी हाँ, ये कहावत फरीदाबाद में सही साबित होती नजर आ रही है, जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल से मानव जीवन त्रस्त हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि मानव सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाए। ऐसी ही नेक पहल करते हुए फरीदाबाद के रेडिसन ब्लू होटल ने कोरोना मरीजों को मुफ्त में खाना सप्लाई करने का फैसला लिया है, जिसमें शुद्धता की गारंटी और भरपूर मात्रा में ये थाली एक पौष्टिक आहार भी देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर होटल रेडिसन ब्लू की एक थाली 1500 रुपए में शुरू होती है, लेकिन महामारी में मानवता की दृष्टि से ये शुरुआत की गई है, जिसमें मुफ्त खाना कोरोना मरीजों को मिलेगा। इस बाबत जानकारी देते हुए बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मरीज खाने की सप्लाई हेतु हमसे संपर्क कर सकते हैं, फिर उतने ही दिन उन्हें खाना सप्लाई किया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, हम उन तक फ्री में थालियां पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। होटल का स्टाफ दिन रात पूरी मेहनत कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। हम लोग अब तक 3-3.5 हज़ार लोगों तक बांट चुके हैं ये थालियां। अच्छा मैडम, फ़ायदा उठा सकते हैं तो ये इनिशिएटिव हमने बेसिकली स्टार्ट किया था ये दिमाग में रख के कि हम फरीदाबाद का इकलौता 5 स्टार होटल हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से कितना इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। हम लोगों के यहाँ सुबह 8 बजे से हमारी टीम आ जाती है, यहाँ पे कॉल्स आना शुरू हो जाती है हमारे पास। हम लोग बाकायदा एक कॉल्स को रिवर्ट करते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस का। सो बेसिकली जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ताकि हम लोग सही लोगों तक पहुँचे जो एक्चुअली में अफेक्टेड है। वी आस्क फॉर देयर रिपोर्ट्स, हम उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके डिलीवरी कूपन्स वगैरह बनते हैं, उनको खाना लंच और डिनर दोनों सर्व होता है। रोज़ाना किया हम लोगों ने अपनी खुद की होटल की गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, जिसके अंदर प्रॉपरली गाड़ियाँ हर डिलीवरी के बाद वापस आके होटल में सैनिटाइज होती हैं। जो डिलीवरी करने लड़के जाते हैं वो भी होटल का ही स्टाफ है। हमने कुछ आउटसोर्स नहीं किया है, क्योंकि हमें हाइजीन और सैनिटाइजेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना था। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ कोरोना है, लोग कोरोना के मरीज हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों में कोरोना के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट हासिल करने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन अब पलवल वासियों के लिए राहत की खबर है। जी हाँ, पलवल के लिए अब राहत की खबर है, क्योंकि अब पलवल में RT-PCR जो लैब है वो स्थापित की जाएगी, जिसके चलते आपको कई दिनों के बजाय चंद घंटों में ही आपकी कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो आपके सामने होगी, और इससे आप भ्रम में नहीं रहेंगे कि आपके अंदर जो सिम्टम्स है वो किसी वायरल के जरिए हैं या फिर आपको कोरोना जो है वो कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। इसका पता जल्द ही चलेगा और चंद घंटों में ही आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। पलवल में कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए अब लोगों को 3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चंद घंटों में कोरोना जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही जिला नागरिक अस्पताल में RT-PCR लैब स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। आपको बता दें कि लैब बनने के बाद 3 दिन की बजाय 8 से 10 घंटे में ही कोरोना रिपोर्ट की जांच मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इससे मरीजों का जल्द से जल्द उपचार शुरू हो सकेगा और कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने नमूनों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के सैंपल लिए जाएं और लोगों को 3 दिन की बजाय एक ही दिन में रिपोर्ट मिल सके और समय रहते उपचार शुरू किया जा सके। सरकार ने सभी ऐसे जिलों में RT-PCR लैब स्थापित करने का फैसला लिया है, जो दूसरे जिलों में कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजते हैं। सरकार के आदेश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर धनजीत सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी की चैन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना सैंपल जांच को तेज करने का फैसला लिया है। तरीका है इसको कोविड को डायग्नोज करने का, एंटीजन किट के माध्यम से भी किया जाता है और RT-PCR से भी किया जाता है। हमारी जो लैब्स हैं वो नल्लड़ मेडिकल कॉलेज और PSI मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे हम सैंपल्स भेजते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अल्फला मेडिकल कॉलेज में भी भेजते हैं। लेकिन क्योंकि दूसरे ज़िले में है दोनों, तो इस सब से कभी कभी लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ आ जाते हैं।
सरकार द्वारा निर्णय ये लिया गया है कि पलवल जिले में भी RT-PCR की खुद की लैब बनेगी और उसके बारे में अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। हमें इसके बारे में ये बताया गया है PWD के माध्यम से ये जो एरिया तैयार किया जाएगा उसका जो अप्रूवल PWD के माध्यम से हमने यहाँ से बनवा के भिजवा दिया है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने खबरों में बात करेंगे भी पलवल की। आपको बता दें कि कप्तान दीपक गहलावत ने औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। साथ ही साथ उन्होंने पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए कि अगर कोई लापरवाही करता है तो किस तरीके से उनके साथ सख्ती से कार्यवाही करनी है। आपको बता दें कि जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने लॉकडाउन के चलते शहर का औचक निरीक्षण किया है और लॉकडाउन में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई भी की। साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने लॉकडाउन में नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों और अन्य लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन में सभी अपने घर के अंदर ही रहें और किसी भी प्रकार का कोई काम धंधा प्रभावित न हो। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हुए हैं। दुकानों को समय से खुलने का समय और बंद करने का समय भी निश्चित किया हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार दुकानें गलत तरीके से खोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोन है उसका दौरा किया है। जो हमारे पुलिस वाले डिप्लॉयड हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और लॉकडाउन कितना प्रभावी है, कैसा असर है और कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका एक बार राउंड लिया था। तो कुल मिला के ठीक है। बस थोड़ा हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम के आसपास भीड़ है क्योंकि लोग बीमार हैं, गांव से लोग आते हैं यहाँ पे। जो टेस्ट लैब है वहाँ पे टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा वैसे अगर देखें तो सारा बाज़ार बंद है। अननेसेसरी जो भी दुकानें सारी बंद है। सिर्फ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, दवाइयों की दुकानें और फलों की रेहड़ियाँ, इस पर थोड़ा सा है। बट उस पर भी सभी लोगों ने लगभग शहर में जैसे चेक किया तो 90-95% लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। तो जो पहले से संख्या बढ़ी है पिछले अगर महीने से जब कंपेयर करें तो अच्छी बात है कि लोग अब 99% मास्क लगा रहे हैं। तो उम्मीद है आगे ऐसे ही रहेगा। जो केस चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि देश का अन्नदाता परेशान है। एक तरफ तो वो जो लोगों के लिए फसलें उगा रहा है, इस महामारी के दौरान भी फसलों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहा है, लेकिन उसे अपना कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कोरोना काल में भी किसान अपने कृषि बिल को वापस करने के लिए अभी भी अपनी लड़ाई को जारी रखा हुआ है और कृषि आंदोलन जो जारी हुआ था, कुछ किसान हैं जो अब भी आंदोलन पे बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ते ही रहेंगे। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को और तेज गति के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों को जब तक नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। NH 19 स्थित अटोहर चौक पर धरना दे रहे उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राजवीर जादौन ने सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि सरकार देश के किसानों के साथ क्रूरता का रवैया अपना रही है। किसानों के इस आंदोलन को तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसानों का धरना तो शांतिपूर्वक चल रहा है और अब तक चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की मांगों को मान नहीं लेती। अगर रास्ता रोकने की बात करें तो किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका, बल्कि रास्ता तो पुलिस प्रशासन व सरकार ने उनका रोका है। किसान तो अपनी मांगों को मनवाने व अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कृषि अब घाटे का धंधा हो गई है और लगातार घाटे का धंधा होती जा रही है। इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार रही हैं। पिछले 7 सालों से बीजेपी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को तकलीफ जब हुई जब इस कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था इस सरकार ने उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी कर दी। घाटे का धंधा हो गई है और लगातार घाटे का धंधा होती चली जा रही है। देश के लगभग हमारे साथी कह रहे थे 74 साल होने जा रहे हैं। इस 74 सालों में किसान की जो दुर्दशा हुई, सरकारें सभी जिम्मेदार रही, कोई सरकार इससे बच नहीं सकी। लेकिन ये 7 साल से जो सरकार चल रही है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तकलीफ जब हुई कि इस कृषि प्रधान देश की व्यवस्था इस सरकार ने
उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी करें। कानून बनने से पहले धन्ना सेठों को पता चल जाता है कि अब किस व्यवस्था में, किस व्यापार में फायदा होगा, और उसी के अनुरूप आपके हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे प्रांतों में खेती के अन्न को उपजाने वाले किसान के अन्न को लूट करके भरने की व्यवस्था इस कानून के लागू होने के 2 साल पहले कर ली। ये कौन सा प्रजातंत्र है? करेंगे पानीपत के। आपको बता दें कि पानीपत में साइबर ठगों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया है। साइबर ठग वो होते हैं जो ऑनलाइन तरीके से ठगी करते हैं और अब इन्होंने पुलिस पर भी निशाना बना लिया है। साइबर ठगों ने पुलिस के फेसबुक आईडी का क्लोन तैयार कर लिया है और साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते हर रोज लोगों को ठगने के मामले सामने आते हैं। हालांकि कुछ भोले भाले लोग इनके चुंगल में फंस भी जाते हैं, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों की आईडी हैक करने से भी ये लोग खौफ महसूस नहीं कर रहे, जिसके चलते उन्होंने पानीपत के डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स की आईडी हैक कर डाली। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में साइबर क्राइम की टीम काम कर रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि फेसबुक पर मिले मैसेज के आधार पर किसी के भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर न करें। आए थे, मैं अभी चेक करवा रहा हूँ उसमें क्या है, अभी कुछ पता नहीं लग पाया। साइबर वाले को बोला है चेक करके, ऐसा हुआ है तो पकड़ेंगे उसको और अंदर डालेंगे। सर कोई लगता है कि कोई आइडिया है किसी ने किया हो या झूठ फेक आईडी बनाई है, हैक किए जरिए? अभी मैंने बोला ना, साइबर वाले को बोला है, वो बताएगा चेक करके। 1-2 की कॉल आई, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, तो मैंने साइबर वाले को बोला है कि वो चेक कर रहा है, उसके बाद ही पता लग पाएगा। चलो, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों की आपकी आईडी भी यूज़ करें ना करें, जो भी आप मैसेज डालें सर? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है वो एक्सेप्ट ना की जाए। कोई अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग फेक आईडी जो बनाते हैं वो पैसे मांगने के लिए बनाते हैं। खबरों में बात करेंगे अभी पानीपत की ही। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने इस मामले की जांच पुलिस को करने की कहा है और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। आपको बता दें कि पानीपत में भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ को मिल रही जान से मारने की धमकी है और देर रात शराब के नशे में युवकों ने जिला अध्यक्ष को गाँव अहर से फोन कर सुधीर को जान से मारने की धमकी दी। सुधीर ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। पानीपत के थाना चांदनी बाग पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन पानीपत के जिला अध्यक्ष सुधीर जाखड़ का आरोप है कि राजनीतिक पार्टी के कुछ शराबी लड़के उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानीपत जिले के अहर गांव के कुछ बीजेपी पार्टी के शराबी लड़के उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं। हालांकि वो मुझसे परिचित नहीं है। राजनीतिक लालसा पूरी करने के लिए या फिर हाईलाइट होने के लिए वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाईचारे को जोड़ने में विश्वास रखता हूँ। आदरणीय किसान साथियों, मैं सुधीर जाखड़, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी पानीपत। आज 7 और 8 बजे के लगभग मुझे 2 बार कॉल आती है और खुद को जो युवक हैं वो गांव अहर के बताते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो बार बार मुझे अलग अलग तरीक़ों से जान से मारने की धमकी देते हैं और मुझे कहते हैं कि आप में हिम्मत है तो हमारे गांव में आके दिखाओ, आप अपना एड्रेस बताओ। बार बार मेरा एड्रेस, जहां मैं रहता हूं, मेरा रिहायशी पता पूछने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपको जान से मार देंगे, ये वो अलग अलग तरीके से वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं। चूँकि आज बारिश का मौसम था, इसलिए मैं थाना में जो है शिकायत नहीं कर पाया। मैं सुबह इनकी शिकायत भी करूंगा, लेकिन मुझे जान का खतरा है। बार बार ये लोग मुझे ऐसा लगता है, आशंका है कि रात को भी ये लोग मेरा पता मालूम करके मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है वो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग से भी साबित हो जाती है कि वो मुझे बिल्कुल जान से मार देना चाहते हैं, मुझसे मिलकर मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। मैं तमाम अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि किस नंबर से मुझे बार बार फ़ोन आया और बार बार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव अहर कुराना के
मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग हैं जो शराब के नशे में धुत होकर मेरी हत्या करना चाहते हैं। मैं प्रशासन से और सरकार से आह्वान करता हूं कि मेरी जान माल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पानीपत के सरकारी स्कूल में एक मिसाल बनी है, जहां अब स्कूल तो खुल नहीं रहे, जिसके चलते उन स्कूलों की जो जगह है उनको आइसोलेशन वार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वहां से डेस्क को हटा दिया जाएगा जल्दी और वहां पर मरीजों के लिए बेड तैयार किए जाएंगे, ताकि इस कोरोना काल में जो स्वास्थ्य की कमियां नजर आ रही हैं, अस्पतालों में कमियां नजर आ रही हैं, उनको पूरा किया जा सके। इसके लिए पानीपत के सरकारी स्कूल में आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी की गई है। जिले में पहुंचे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों को अस्थायी रूप से आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। डेस्क हटाकर क्लासरूम में बेड बिछा दिए गए हैं, ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो तो वो अपने परिवार या आसपास के लोगों को संक्रमित न करे, इसलिए उन्हें इन सेंटरों में रखा जाएगा। प्रशासन ने देखरेख के लिए आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। इन सेंटरों पर हेडक्वार्टर की टीम के द्वारा कोरोना सैंपलिंग कराने की भी तैयारी की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों की रुख कर लिया है। पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कोरोना महामारी के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड सेंटर बनाने के निर्देश के बाद अधिकारियों के साथ दौरा किया। गांव के ही करीब 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में पहले से ही हालत बदतर है। शहर के सरकारी और निजी हॉस्पिटल में न तो बेड बचे हैं और न ही ऑक्सीजन की व्यापक व्यवस्था है। ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था तो धीरे धीरे कर पटरी पर आ गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोविड पेशेंट को आइसोलेट करने की व्यवस्था अभी भी नहीं हो पा रही। इसलिए प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूल, धर्मशाला और पंचायत घर को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। पानीपत पूरी तैयारी है हमारे पास। जैसे ही सेकंड वेव आई, इनिशियली बहुत प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। अभी सरकार की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं, अभी ऑक्सीजन हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल है हर हॉस्पिटल के लिए। और उसके साथ साथ हम घर पर भी जो किसी की डिमांड है, रेड क्रॉस के माध्यम से डेली बेसिस पे उपलब्ध करवा रहे हैं। ऑक्सीजन हरियाणा, ऑक्सीजन HRY.in एक पोर्टल है। किसी को घर पे अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उस पर अप्लाई करें। विदिन 2 आवर हमारी टीम आएगी रेड क्रॉस की। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।